रेडियो डॉक्टर। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है मानसिक अवसाद, समस्या और समाधान। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मानसिक चिकित्सालय आगरा के अधीक्षक प्रोफेसर दिनेश सिंह राठौर जी को। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर राठौर, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर राठौर, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये मानसिक अवसाद यानी कि डिप्रेशन, ये क्या होता है? मित्रों, अवसाद किसी सामान्य उदासी से कहीं ज़्यादा गंभीर समस्या है। मानसिक अवसाद एक रोग है और जिस रोग में विभिन्न तरह के मानसिक लक्षण होते हैं। इसमें यदि कोई व्यक्ति लगातार निरंतर 14 दिन से ज़्यादा उदास रहता है और अक्सर इस समय उदासी की कोई वजह उसको सूझती नहीं है, जिसकी नींद कम हो जाए, भूख कम हो जाए, हताशा, निराशा, आत्महत्या के विचार आना, कभी कभी लोगों का वजन कम होने लगता है, चीज़ों में रुचि नहीं रहती, रुचि न होने के कारण उनकी याददाश्त में भी कमी आने लगती है। तो जैसे जो बालक होते हैं उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आती है। इस तरह के लक्षण अगर लगातार कम से कम 2 हफ्ते तक रहें तो हम उसको मानसिक अवसाद की कैटेगरी में रख सकते हैं। मानसिक अवसाद में एक समस्या और होती है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता और दुखी रहता है, दुखी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने के कारण उसके संबंधों में समस्याएं आने लगती हैं, उसके कार्य क्षेत्र में उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें गिरावट आती है, जो विद्यार्थी हैं उनके शैक्षणिक प्रदर्शनों में गिरावट आती है। ये समस्याएं अक्सर मानसिक अवसाद जो रोग है उसके साथ जुड़ी रहती हैं। तो ये मानसिक अवसाद की स्थिति क्यों पैदा होती है? किन परिस्थितियों में ऐसी स्थितियां होती हैं कि वो एक सामान्य व्यक्ति और अवसाद की स्थिति में आ जाए? जी मित्रों, कोई भी मानसिक रोग जो होता है उसके 3 कारक प्रमुख होते हैं जी। प्रथम कारक इसको बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। इसमें जैविक कारक, साइकोलॉजिकल कारक और सामाजिक कारक, तीनों कारक होते हैं जी। जैविक कारक में क्या है कि जो भी हम महसूस करते हैं सब हमारे मस्तिष्क के द्वारा महसूस कराया जाता है और मस्तिष्क काम करता है कुछ केमिकल्स की मदद से, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इनकी मात्रा या गतिविधि में कभी गिरावट आती है, कभी बढ़ोतरी होती है, तो हम मानसिक अवसाद महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति महसूस कर सकते हैं। मस्तिष्क में ये बदलाव अक्सर बिना कारण नहीं होते। इनके पीछे जैसे सामाजिक कारण होते हैं जो अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जैसे स्कूल चेंज हुए, कोरोना के समय में स्कूल जाना बंद हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन से अचानक से ऑफलाइन एजुकेशन पे जैसे शिफ्ट हुए हैं, परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो भी एक कारक रहा है डिप्रेशन के लिए। नए स्कूल में जाके नए लोगों के साथ में एडजस्ट करना, वो कारक रहा है। इसके साथ साथ जो जैसे व्यापारी वर्ग है जिसके व्यापार में नुकसान हुआ, किसी को बहुत कर्जा हो गया, जी, ये सारे अवसादिक कारण हो सकते हैं। जो गृहस्थ महिलाएं, उनके लिए जैसे घरेलू हिंसा है, और साथ साथ अगर कोई घरेलू महिला काम पे भी जाती है तो जॉब और उसके परिवार के जो कार्य हैं उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाना भी उनके लिए एक जो प्रेशर होता है, जो एक मेंटल प्रेशर होता है, वो कभी कभी अवसाद की स्थिति पैदा कर सकता है। जी सर। जो जहां तक डॉक्टर साहब आपने बात की कि बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए, तो कई बार मुझे लगता है कि जो उनके ऊपर एक दबाव होता है, प्रेशर रहता है मार्क्स लाने का, एक माता पिता की ओर से, परिवार की ओर से, घर की ओर से या टीचर्स की ओर से, कि आपको इतना प्रदर्शन करना है आपको, तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। बच्चे के प्रति परिवार के लोगों का दबाव, और कई बार क्या होता है बच्चे के खुद के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो आपके स्वयं के एक्सपेक्टेशन की वजह से भी बच्चा दबाव महसूस करता है जी। तो ऐसी स्थिति में ये है कि बच्चे को मदद करें बेहतर से बेहतर करने के लिए, प्रेरित करें। इसके मतलब उसके ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि भाई वो सामने वाला ऐसा कर रहा है, आपको भी ऐसा ही करना है, लाइक दैट। जी। ये इस तरह की तुलना में, इस तरह की कंपैरिजन ट्रैप में बच्चे को ना फंसाएं। बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं है, उसकी खुद की क्षमता से है। उसको अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रदर्शन करना है, ना कि दूसरे की तुलना में अपना प्रदर्शन करना है। हाँ, निश्चित रूप से हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की रुचियां अलग होती हैं। तो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई बच्चा खेलने में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में, गाने में। तो अलग अलग जिस फील्ड में वो बच्चा जाना चाहता है, उस बच्चे की क्षमताओं को समझें परिवार के लोग। शायद आपके कहने का आशय है। जी। अच्छा,
ये जो कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं जो हायर क्लासेस में हैं, कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि हताशा, निराशा के कारण एक आत्महत्या की प्रवृत्ति भी पैदा होती है, तो उसके बारे में आप जी क्या कहेंगे? जी मित्रों, आत्महत्या जो करीब करीब 70% आत्महत्या है वो 19 से 44 वर्ष की उम्र के बीच में होती है। ये जो युवा है वो अक्सर क्या है कि शिक्षाएं पूरी कर रहा होता है, शिक्षा पूरी करके इसने अपना कैरियर बनाया होता है, नई जॉब प्राप्त की होती है, बिजनेस शुरू किया होता है, तो समाज, परिवार और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। सबसे अधिक आत्महत्या इसी ग्रुप में होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उदासी, जब बच्चा एक जिम्मेदारी बदलती है, कैरियर कंप्लीट करता है, जॉब हासिल करता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, शादियाँ होती हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी आती हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी ध्यान रख के तनाव कम किया जा सकता है। जैसे मित्र जरूर हों, मित्रों के साथ में अपना सब एक बार मन की बात शेयर करें, जिससे जी। मन हल्का होता है। इसके साथ साथ नियमित व्यायाम करें। योग, मेडिटेशन हमारे तनाव को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके साथ साथ हमारा जो दिनचर्या है वो अनुशासित और बिल्कुल शेड्यूल्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। और प्रायोरिटी हमें सेट करनी है। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ में करना है ये ना तो संभव है ना आवश्यक है। तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें प्राथमिकता के तौर पे उस पर कार्य करना है। तो ये हॉबी जरूर होनी चाहिए। हॉबी होने से क्या होता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां, मतलब ये यानी कि क्रिएटिविटी आपकी बनी रहती है। जी क्रिएटिविटी बनी रहती है, आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहता है। कुछ ऐसे काम जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, जरूरी नहीं उससे आपको कोई लाभ हो या ना हो, तो ऐसे कार्यों से आपको हमेशा ऊर्जा, मोटिवेशन बनी रहती है। आपके व्यक्तित्व के जो सकारात्मक पहलू हैं उनमें निखार आता है और आप तनाव से बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं जो गार्जियंस हैं उनको भी ये सुझाव देना चाहूँगा डॉक्टर साहब की ओर से, जैसे कि जो बातचीत का जो निचोड़ ये आ रहा है कि अगर आपका जो बच्चा है, आपके मतलब जो भी आपका बेटा है या बेटी है और युवावस्था में है, अगर वो कहीं तनावग्रस्त है तो उसकी बातों को, उसकी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए। ये माता पिता का या अभिभावकों का या घर के लोगों का दायित्व बनता है। जी मन की बात कहने से मन हल्का होता है जी। इसको हम साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन कहते हैं। यदि कोई बच्चा कोई जिद करता है, कोई उसकी मांग होती है, कोई उसकी पीड़ा होती है, बेशक हम उसके अनुसार उसकी इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन अगर हम तसल्ली से सुन लेते हैं तो उसका मन काफी हल्का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुश्किल ये है कि लोग समझाना शुरू कर देते हैं। समझाने में क्या है कि अगले व्यक्ति को लगता है कि कहीं मैं कमजोर हूं, जी या फिर मुझे समझा नहीं जा रहा है, तो फिर वो अपने मन की बात शेयर करना बंद कर देता है। वो एक हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए बच्चे में या युवा में या किसी भी व्यक्ति में। जी। अच्छा, आजकल का जो पैटर्न हो गया है, एकाकी परिवार होते जा रहे हैं और जो सम्मिलित परिवार की बात होती थी वो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, चाहे वो जॉब के वजह से हो या कोई भी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पर एकाकीपन होता है वहाँ ये स्थितियाँ हताशा की, निराशा की या डिप्रेशन की स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे क्या? जी देखिए, हमारा जो एक परंपरागत परिवार व्यवस्था थी वो एक संयुक्त परिवार की थी, और जो पश्चिम की परिवार परंपरा है वो एक एकाकी परिवार की है। इस समय हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हमारे ज़्यादातर परिवार संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर जा रहे हैं। इसमें क्या है कि समय की मांग भी है। जैसे किसी परिवार के बच्चे को कहीं किसी मेट्रो शहर में नौकरी मिल गई तो वहाँ पे वो जा रहा है, तो वो एकाकी ही रहेगा। जब हम संयुक्त परिवार में होते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्गों के जो अनुभव होते हैं, उनके जीवन से संचित अनुभवों का लाभ मिलता है, हमें एक मार्गदर्शन मिलता है और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद मिलती है और तनाव से बचाव होता है। हम मन की बात किसी को कह सकें, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं। जब एकाकी परिवार होता है तो पति पत्नी, उसमें भी क्या है कि पति पत्नी दोनों आप नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों अपने जो कार्यस्थल का तनाव लेके घर में वापस आते हैं। दोनों की आवश्यकता होती है कि हमारी कोई सुने, और दोनों भरे हुए हैं। जब एक बोलना शुरू करता है कि दूसरे को लगता है कि शायद ये अपनी ही कहते रहते हैं, तो एक असंतोष की भावना आती है, एक निग्लेक्ट करने की भावना आती है, तो वहाँ तनाव बढ़ता है। और जिस तरह से व्यक्ति बीमार होता है उसी तरह से संबंध भी बीमार होते हैं। एकाकी परिवार में जब मनमुटाव होता है, कटुता आती है, तो संयुक्त परिवार की तुलना में वहाँ बीच में बैठकर समाधान निकालने वाले व्यक्तियों का अभाव रहता है, जिसकी वजह से नहीं होता है एक दूसरे को समझा सके या उनको शेयर कर सके, उनकी बातों को सुन सके, समझ सके। जी। तो ऐसी स्थितियों में अगर कहीं भी संबंधों में कोई खटास आ रही है, कहीं संबंध बीमार हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में रहना मुश्किल हो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में सजग हो जाइए और अपने किसी नज़दीकी मनोचिकित्सक से परामर्श कीजिए। और जिस तरीके से दो लोग या दो परिवार अलग होने का मतलब गलत नहीं होता जी। तो बेसिकली हम इसी तर्ज पर बैठ के दोनों परिवारों और दो व्यक्तियों के बीच में काउंसलिंग करते हैं और इस पारिवारिक समस्या का निदान उपलब्ध कराते हैं। यानी कि एक जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग से माध्यम से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर अलगाव की कहीं स्थिति पैदा हो रही है या तलाक तक नौबत पहुंच रही है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को नहीं बता पाते हैं, तो ये स्थितियां पैदा होती हैं। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सालय आगरा में इस विषय में प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं और एक विधिवत स्ट्रक्चर्ड पाठ्यक्रम है। और यहाँ आने वाले जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है, निःशुल्क काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाती है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी नर्सिंग के या बाकी सोशल वर्क के जो लोग हैं जो इन सर्विस भी हैं, उनको भी समय समय पर यहाँ पर नियुक्त करके उनको ये काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि ये प्रशिक्षण की बात, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये खुलकर बताएं, थोड़ा और स्पष्ट करें कि कोई भी व्यक्ति कैसे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है और काउंसलिंग के लिए अगर किसी को जाना है, संपर्क करना है, तो कैसे करेगा? किसी भी कार्य दिवस में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सालय आगरा में सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक ओपीडी चलती है। ओपीडी में परामर्श करें। मानसिक स्वास्थ्य का विषय केवल बीमारियों तक सीमित नहीं है जी। बीमारी के साथ जिस तरह से हम लोग जिम भी जाते हैं स्वास्थ्य के लिए जी, और अस्पताल भी जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, इसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भी केवल और केवल बीमारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की सेवाएं नहीं लेनी है। यहाँ पर अगर आपको व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, तनाव मुक्त के उपाय आपको चाहिए, आपको योग मेडिटेशन का प्रशिक्षण चाहिए, तो इन सारी परिस्थितियों के लिए भी आपको काउंसलिंग का प्रशिक्षण चाहिए। इन सारी परिस्थितियों के लिए भी, इन सारी स्थितियों में भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, सेवाओं का लाभ। निश्चित रूप से दोस्तों, अब आजकल जो पहले का जो कई बार सोचते थे कि कहाँ जा रहे हैं, कि मानसिक चिकित्सालय जा रहे हैं, तो इसमें हंसी की बात नहीं है, उपहास की बात नहीं है। जैसे हमारे लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे जिम जाना जरूरी है या सुबह आप टहलने जाते हैं, योग करने जाते हैं, योग केंद्र में जाते हैं, ऐसे ही आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक चिकित्सालय में जा सकते हैं, वहाँ परामर्श कर सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। वहाँ योग्य डॉक्टर्स बैठते हैं, योग्य मनोचिकित्सक बैठते हैं, वो आपकी समस्या का निश्चित रूप से निदान करेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो कई बार लोग तमाम ड्रग्स का या शराब का, अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जब व्यक्ति अक्सर उदासी रोग और अन्य जो भावनात्मक समस्याएं हैं उसको भारत में रोग की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है जी, तो लोग इसको बीमारी के रूप में नहीं लेते हैं और इस तनाव से निकलने के लिए अन्य उपाय अपनाते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा नशे का सेवन किया जाता है ऐसी स्थिति में, तो उसको कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त होता है और वह सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देता है। वो जो नशे के द्वारा शुरुआती लाभ मिलता है, समय के साथ साथ नशे की आदत भी पड़ जाती है। तो इस तरीके से एक मानसिक रोग से दूसरे मानसिक रोग की तरफ वो अग्रसित होता है। उदासी पहले केवल अकेली थी, अब उदासी के साथ साथ में नशे की आदत जो नशे की बीमारी की स्थिति तक पहुंच जाती है। और निश्चित रूप से वो नशा तो निश्चित रूप नाश ही करेगा। जी जी जी। लंबे समय तक नशा करने के बाद धीमे धीमे जब व्यक्ति नशा नहीं करता है तो उसको विभिन्न तरह के कष्टकारी अनुभव होने लगते हैं, जैसे किसी को नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, हाथ पैर में कंपन आना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इस तरह के लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो अब एक समय तक नशा लेने के बाद व्यक्ति फिर इन तकलीफों को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए मजबूरन नशा लेना पड़ता है। वो नशा छोड़ने की कोशिश करता है, घर वालों से कहता है, घर वाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि कहने के बावजूद भी मजबूरन वो इन परिस्थितियों से बचने के लिए बार बार वो नशा दोबारा शुरू कर देता है। और कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जब नशे की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, तो उस को आदत को पूरा करने के लिए कई बार व्यक्ति गलत काम भी करना शुरू कर देता है। गलत काम करते हैं, कई बार पैसे चुराना, कई बार अपनी संपत्ति को बेचना, इस तरह के कार्य करना शुरू कर देते हैं। चोरी वगैरह के आरोप लगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। ये नशे की आदत जब बीमारी की स्थिति तक पहुंच जाती है जी, उस समय आपको किसी मनोचिकित्सक से परामर्श की आवश्यकता है। यह केवल आदत ही नहीं, एक बीमारी है, एक मानसिक रोग है। अब कैसे पहचानें कि नशे की आदत मानसिक रोग की स्थिति तक पहुंच गई? उसके लिए जब आप देखते हैं कि अगर नशा ना लेने पे आपको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, घबराहट हो रही है और बेचैनी हो रही है, तो आप समझ जाइए आप मानसिक रोग की स्थिति पे आ गए और किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लें।
मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज हमारे साथ हैं मानसिक चिकित्सालय आगरा के अधीक्षक प्रोफेसर दिनेश सिंह राठौर। हमारी बातचीत का विषय है मानसिक अवसाद, समस्या और समाधान। मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन की स्थिति में कई लोग शराब का या नशे का सेवन शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से उनको और ज़्यादा कष्ट होता है और ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या डॉक्टर साहब, इस नशे की लत को छुड़ाने के लिए भी मानसिक चिकित्सालय में कुछ काउंसलिंग की जाती है? जी जी, चूँकि नशा एक मानसिक रोग की स्थिति है, इसलिए और यह बीमारी इसका विधिक उपचार है। इसके उपचार के लिए हम मानसिक रोग स्वास्थ्य संस्थान में एक विशिष्ट ओपीडी चलाते हैं गुरुवार के दिन, जिसमें नशा मुक्ति से संबंधित समस्याओं को देखा जाता है और नशे की आदत वाले समस्त प्रकार के मरीजों को अगर आवश्यकता है तो उनको भर्ती भी किया जाता है, भर्ती करके उनका उपचार किया जाता है। हमारे पास विभिन्न तरह के नशा लेने वाले लोग आते हैं, जैसे शराब का नशा करने वाले, गांजा, भांग, चरस, अफीम, इस तरह के नशा करने वाले लोग आते हैं। कुछ लोग जैसे इनको तम्बाकू छोड़नी है, कुछ लोग सिगरेट छोड़नी है, तो वो लोग भी हमसे संपर्क करते हैं। और इसका उपचार औषधियों के साथ साथ काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग से उस व्यक्ति का मोटिवेशन बूस्ट किया जाता है, बढ़ाया जाता है जी, और औषधियों से उनके जो कष्ट होते हैं उनका निदान किया जाता है। इस तरीके से दो तरफा हम लोग इलाज का उपाय अपनाते हैं और इससे निदान मिलता है। तो मित्रों, आप यदि हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपके परिवार में या आपका कोई परिचित मित्र या नज़दीकी व्यक्ति नशे का शिकार है, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य ये चिकित्सालय आगरा में स्थित है। वहाँ पर गुरुवार को सुबह 8 बजे से ओपीडी लगती है। वहाँ पर जाकर निःशुल्क अपना परामर्श ले सकता है, इलाज करवा सकता है और वहाँ पर काउंसलिंग कर सकता है। जो भी डॉक्टर साहब बताएंगे, जो भी वहाँ पर जो विषय के विशेषज्ञ हैं, वो आपको सलाह देंगे, उस पर आपको अमल करना है। तो निश्चित रूप से आप नशे की जो बुराई है उसको छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि कई बार हम अखबारों में या कई जगह होर्डिंग्स देखते हैं, पढ़ते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जी, तो इसके बारे में क्या ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या सरकार द्वारा संचालित हैं, ये क्या है? जी, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम कानून 2017 अभी लागू है, जिसके अंतर्गत किसी भी ऐसी स्थान जहां पर मानसिक रोगियों को रखा जाता है उनके लिए विधिवत रजिस्ट्रेशन लेना होता है जी। इस रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में आवेदन करना होता है और इसके निश्चित मानक हैं। अभी जितने भी ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र शहर या आसपास चल रहे हैं, उनमें प्रशिक्षित मनोचिकित्सक, काउंसलर्स और सोशल वर्कर अक्सर देखे गए हैं कि नहीं हैं और ना ही उन्होंने विधिवत इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कार्रवाई की है जी। चूंकि यानी कि ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, ज्यादातर केंद्र अवैध हैं, वहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर या प्रशिक्षित मनोचिकित्सक नहीं है, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। जी, अवैध के साथ साथ अवैज्ञानिक उपचार पद्धति अपनाने के कारण जो पीड़ित हैं नशे की बीमारी से, उनको वांछित लाभ नहीं मिल पाता है जी। और ज़्यादातर जो केंद्र हैं उनमें उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जी, जो कि नशा मुक्ति का सही तरीका नहीं है। जी 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 जी, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जगह जगह पर एक योजना शुरू की जा रही है नशा मुक्ति केंद्र के लिए और निकट भविष्य में जो NGOs हैं उनको हमारे राज्य के माध्यम से केंद्र जो वित्त उपलब्ध कराएगा और उसके द्वारा नियंत्रण भी हमारे जिला प्रशासन और राज्य सरकार का रहेगा और उसमें विधिवत वैज्ञानिक उपचार की पद्धति अपनाई जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं कि कई बार हम सड़कों पर देखते हैं कि तमाम लोग लावारिस मानसिक रोगी, जैसे कह सकते हैं, अब पागल शब्द का यूज़ तो नहीं, मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो मानसिक रोगी हैं वो अक्सर वो लावारिस घूमते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी जिम्मेवारी किसकी है? उनके जो मतलब उनको देख रेख की या उनके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी किसकी है? कौन उनको देखेगा? जी दोस्तों, ये इस तरह के लावारिस रोगी जो होते हैं वो भी हमारे समाज, हमारे देश का हिस्सा हैं और संविधान के जीवन के अधिकार जो एक मूल अधिकार है उसके तहत स्वास्थ्य का अधिकार आता है, उनको इसका अधिकार है और इसी को ध्यान में रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख कानून 2017 में प्रावधान किया गया है। इसकी धारा 100 के अंतर्गत यदि कोई ऐसा मानसिक रोगी कहीं भटक रहा है तो जिस जगह पर वो है वहाँ के संबंधित थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि पुलिस उसको अपनी अभिरक्षा में ले, अभिरक्षा में लेकर नज़दीकी कोई भी मानसिक स्वास्थ्य की जो सुविधा है जहाँ उपचार प्राप्त हो सकता है
वहाँ उसको लेके जाए और उपचार के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। तो क्या हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके यहाँ पर जो मानसिक चिकित्सालय है वहाँ पर ऐसे रोगी आते हैं, पुलिस लेकर आती है कभी? जी बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। महीने में 2-3 ऐसे रोगी आ जाते हैं, और ये केवल आगरा शहर से ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, बनारस, अलग अलग जगह से पुलिस लेके आती है और यहाँ भर्ती कराती है। जी 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 जी। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मानसिक रोगी जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो आपको अगर दिखाई देता है, आपके संज्ञान में आता है, तो आप जो निकटस्थ जो आपका पुलिस थाना है, चौकी है, वहाँ पर सूचित करें, तो वो लोग उनको वो चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए वहाँ मानसिक चिकित्सालय में लेकर जाएंगे और वहाँ पर भर्ती करेंगे, या जो भी कुछ उसका प्रोसेस होगा वो करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम जानना चाहते थे कि चूँकि मानसिक चिकित्सालय आगरा बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है देश में, तो यहाँ और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या मतलब लोगों को क्या जी 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 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सालय आगरा में 838 मानसिक रोगियों को भर्ती रहकर उपचार प्राप्त करने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ हमारी जो ओपीडी रहती है, ओपीडी सोमवार से लेकर शनिवार तक चलती है। इस ओपीडी में विशिष्ट ओपीडी हैं, जिसमें नशा मुक्ति की ओपीडी, इसके साथ साथ वैवाहिक एवं सेक्स रोग संबंधित ओपीडी, वृद्धजन संबंधी ओपीडी, इस तरह की विशेष ओपीडी भी चलती हैं। इसके साथ साथ मरीजों के पुनर्वास के लिए रिहेबिलिटेशन के कार्य होते हैं, जिसमें जो रोगी ठीक हो चुके होते हैं उनको हथकरघा, कढ़ाई बुनाई और इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ क्या है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें एमडी साइकेट्री, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल साइकेट्री सोशल वर्कर एंड पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्री नर्सिंग, ये अलग अलग पाठ्यक्रम एक तरीके से ये स्पेशलाइज पीजी टीचिंग सेंटर है। इसके साथ साथ हमारे पूरे उत्तर भारत के नर्सिंग के जितने भी विद्यालय हैं, उनको 1 महीने की कंपल्सरी ट्रेनिंग करनी होती है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सारे प्रदेशों के नर्सिंग के जितने भी विद्यालय हैं, वो 1 महीने की पोस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ पे बच्चे भेजते हैं, उनको हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में जितने चिकित्सक हैं उन सब की 1 महीने की साइकेट्री की ट्रेनिंग कंपल्सरी की है। वो बारी बारी से बैचेज में आते हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और निश्चित रूप से आपका संस्थान समाज सेवा का काम कर रहा है। और हम एक बात जो हमने चर्चा की, मानसिक अवसाद के बारे में, डिप्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने बच्चों की और युवाओं की, महिलाओं की बात की, लेकिन एक बुजुर्गों का जो पार्ट है वो कहीं थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो रहा है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कई बार बुजुर्गों को अवसाद की स्थिति होती है, या तो अकेलापन या जो भी कारण क्या हो सकते हैं, वो आप बेहतर बता पाएंगे। जी हाँ, वृद्धावस्था में अवसाद काफ़ी कॉमन हो जाता है। इस समय अक्सर बच्चे पढ़ लिख के या तो कॉलेज में एडमिशन लिया होता है, या फिर नौकरी प्राप्त कर लिए होते हैं, घर छोड़ दिए होते हैं, और जो बुजुर्ग दंपत्ति वो अकेला रह जाता है। इसके साथ साथ 60 साल की उम्र के बाद एक विशिष्ट समस्या रहती है डिमेंशिया की, जिसमें धीमे धीमे से व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। जो व्यक्ति जीवन में विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहा है, बुद्धिमान रहा है, अब वो छोटी छोटी बातें याद करना भूल जाता है। इवन घर के अंदर बाथरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, अपने घर का एड्रेस क्या है, वो भूलना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में वो ये जो मेमोरीज के जो गैप हैं उनको भरने की कोशिश करता है। घर वाले बोलने लगते हैं ये झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं जी। फिर कभी गुस्सा होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो घर वाले बोलते हैं कि सठिया गए हैं जी। तो ये कोई जो सठियाना है वो मजाक का विषय नहीं, ये गंभीर मानसिक रोग है और इसका उपचार संभव है। अगर कोई व्यक्ति वृद्धजन ऐसा है जिसको उदासी हो, अवसाद हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा करता हो, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता हो, तो उसको किसी मनोचिकित्सक से दिखाएं और इन सब परेशानियों का निदान प्राप्त करें। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में वृद्धजनों के लिए एक विशेषज्ञ ओपीडी चलती है सोमवार और शनिवार के दिन, वहाँ पे आके इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज़ और हम मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से कि अगर आपके परिवार में कोई वृद्ध हैं और तो उनको वो पूरा प्यार, सम्मान, स्नेह, दुलार ये दीजिए और उनके साथ बातें शेयर कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपनापा महसूस कीजिए, तो शायद हो सकता है ये स्थितियां ना आए। जी जी जी, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पे देखिए, एकाकीपन जब होता है, एक सक्रिय जीवन से जब व्यक्ति एकाकी होने लगता है तो अवसाद की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे
समय में उसको कोई चाहिए जो उसके मन की बातें सुन सके। एक निश्चित सुबह से शाम तक कुछ एक्टिविटी रहें उसके जीवन में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि परिवार के सदस्य उसको समय दें, उसकी सुने। और हो सकता है कि उनके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो, या हो सकता है वो चीज़ों को बार बार पूछें। तो जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी भी चीज़ों को बार बार उनके प्रश्न होते हैं, उनका जवाब उन्होंने दिया होता है, तो अब बारी आपकी है, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल, अपने बिल्कुल। दायित्वों को निभाएं। जी 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 जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम यहाँ अपने श्रोताओं से बताना चाहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि सोमवार और शनिवार को जी। विशेष रूप से ओपीडी लगती है, जो वृद्धजनों के लिए होती है, जो मतलब एल्डर एज के लोग हैं उनके लिए होती है। और वहाँ पर वो लोग अगर कहीं कोई परेशानी है तो वहाँ अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से इस बारे में, मानसिक अवसाद के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, या जीवन शैली में परिवर्तन करने से क्या मानसिक अवसाद से बचा जा सकता है, इसके बारे में? निश्चित तौर पर जीवन शैली में परिवर्तन करके अवसाद से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से ये है कि आप के कुछ मित्र या कुछ संबंधी ऐसे होने चाहिए जिससे आप अपनी मन की बातें कह सकें। कुछ मित्र ऐसे जिनके होने से आपको कोई लाभ ना हो, केवल बस हों और उनसे आप अपने मन की बातें बोल सकें। दूसरा ये कि आप नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम का केमिकल सिक्रेट होता है जो आपको फील गुड कराता है। इसके साथ साथ जीवन में प्रायोरिटी सेट करें, क्योंकि आजकल संभावनाओं की बाढ़ आ गई है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप उसको चुनें। सारी चीज़ें एक साथ करने जाएंगे तो आप का माइंड ब्लॉक हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे और तनाव में चले जाएंगे। जी। इसके साथ साथ हॉबी जरूर होनी चाहिए। आपकी कुछ हॉबी हो, कुछ ऐसे काम हो जिनसे आपको खुशी मिलती हो। कई बार क्या होता है कि जो हमारी रुचि होती है वो हमारा कैरियर नहीं होती, और इस तरह के कैरियर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अरुचि, एक फ्रैक्शन की वजह से हम अवसाद या तनाव में जाने की संभावना होती रहती है, तो हम ऊर्जा का उसमें ह्रास होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी हॉबी है जो आपकी रुचि के अनुसार है, तो आप निरंतर वो आपके लिए ऊर्जा और मोटिवेशन का स्रोत बनी रहेगी, और आपका जो कैरियर है आप उसमें श्रेष्ठ करते रहेंगे। बिल्कुल। और ये तो जो आपने बताया है ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगर अपनी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक व्यवहार करें। जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग हैं, उनके साथ मिलें जुलें, बातचीत करें, पढ़ें लिखें, गाएं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, तो निश्चित रूप से आप डिप्रेशन के शिकार कभी नहीं होंगे। और इसीलिए इस परेशानी को देखते हुए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार का तो थीम ही ये था कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। तो ये प्राथमिकता जब बनेगी हमारी कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम अपने परिवार को, समाज को और देश को स्वस्थ रख पाएंगे। डॉक्टर राठौर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने डिप्रेशन के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, सिलसिलेवार जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।